नमस्कार मित्रों, आज मेरे सामने ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं उन प्रश्नों की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि अब यदि सरकारी कार्यों में व्यस्तता नहीं रही तो अब वीडियो आप लोगों को मिलता रहेंगे। पहला प्रश्न व्हाट्सएप पर भेजा गया है बच्चों द्वारा। वो प्रश्न है मेरा, उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। देखिए, उच्चावच मतलब ऊंचाई का प्रदर्शन मैप पर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास वैसे विधियां तो बहुत सी हैं, लेकिन मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि होती है हेसियोर विधि, दूसरी विधि होती है पर्वतीय छायाकरण विधि, फिर होता है समुच्च रेखा विधि या कंटूर लाइन, फिर होता है तलचिन्ह ऊंचाई विधि या स्थानिक ऊंचाई विधि। लेकिन इसमें सबसे प्रमाणिक समुच्च रेखा विधि या कंटूर लाइन को माना जाता है। मेरे पास अब अगला प्रश्न है जो बच्चों द्वारा भेजा गया है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, 1960 के दशक में भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन और मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई. बरलॉग, इन दोनों के सहयोग से जो उन्नत किस्म के गेहूं के बीज उत्पन्न किए गए, उन उन्नत किस्म के बीजों के कारण भारत में गेहूं के उत्पादन में अचानक बहुत वृद्धि हुई। उसी गेहूं के उत्पादन के वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ और क्रांतियों के बारे में भी जान लीजिए। जैसे श्वेत क्रांति अगर कहा जाए तो उसका संबंध दूध से है। अगर पीली क्रांति कहा जाए तो उसका संबंध सरसों से है, तिलहन से है। यदि रजत क्रांति कहा जाए, सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो उसका संबंध अंडा उत्पादन से है। यदि लाल क्रांति कहा जाए तो उसका संबंध मांस उत्पादन से है। एक और आता है ऑपरेशन फ्लड, जिसका संबंध भी दूध उत्पादन से ही माना जाता है। अब प्रश्न है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है? सतत का मतलब होता है लगातार, अर्थात संसाधनों का वह उपयोग या वह विकास जो हमारी वर्तमान पीढ़ी को भी लाभान्वित करे और हमारी भावी पीढ़ी को भी इसका उपयोग का अवसर मिले। यानी वह विकास जो वर्तमान से लेकर भविष्य तक हो, उसे हम संसाधनों का सतत विकास कहते हैं। एक बात उठती है संसाधनों का समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है संसाधनों का वह विकास जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो, वह होता है संसाधनों का समावेशित विकास। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के कारणों का, वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में पाया जाता है। इसके सकारात्मक पहलू हैं कि विश्व स्तरीय तकनीकी देश के आम जनता तक पहुंच जाती है। यह सकारात्मक प्रभाव है। दूसरा सकारात्मक प्रभाव है कि सेवा क्षेत्र का विस्तार या विकास बहुत ज़्यादा होता है। इसका तीसरा सकारात्मक प्रभाव है कि जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, जो तकनीक रूप से दक्ष कारीगर होते हैं,
उनकी मांग बढ़ जाती है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? इसका नकारात्मक प्रभाव है कि कुटीर उद्योग इससे नष्ट होने लगता है। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग से बेरोजगारी की संभावना बढ़ जाती है और जो अकुशल मजदूर होते हैं उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है तथा जो देसी कंपनियां होती हैं वो लगभग बंद हो जाती हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा 90 के दशक में एक टीवी कंपनी हुआ करती थी ओनिडा, जो आज कहीं भी नहीं है। उसके जगह अन्य टीवी कंपनियों ने स्थान प्राप्त कर लिया। 1990 के दशक की एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी राजदूत, जो आज भारत में कहीं भी नहीं दिखती है। इस प्रकार विदेशी कंपनियों के आने से देसी कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। यह नकारात्मक प्रभाव आता है। मेरे पास अगला प्रश्न है, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहते हैं? इसका उत्तर नाम में ही स्पष्ट है। बहु मतलब बहुत, उद्देश्य मतलब उद्देश्य। वह परियोजना जिसमें एक साथ एक से अधिक उद्देश्यों का लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी घाटी परियोजना में विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और मत्स्य उत्पादन तथा पर्यटन 5 उद्देश्यों का लक्ष्य लेकर चला जाता है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब मेरे पास अगला प्रश्न है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है? फसल चक्रण मतलब होता है फसलों को अदल बदल कर बोना। गांव देहात के लोग जानते हैं कि किसी भी खेत में एक सीजन में सरसों तो एक सीजन में उसमें अरहर बोया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी दलहन कुल के पौधे के बोने से उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। यानी जब भी हम फसलों को अदल बदल कर बोते हैं तो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पुनः पूर्ति मिट्टी में हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक होता है। अब है वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। तो देखिए, वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी कारक की बात करें तो इसमें सबसे पहले महात्मा गांधी का एक कथन याद आता है। उन्होंने कहा था कि प्रकृति ने हमें पेट भरने के लिए सब कुछ दिया है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मानव एक ऐसी जाति है जिसको पेट की चिंता कम, पेटी की चिंता ज़्यादा रहती है, और अपने पेटी को भरने के लिए ही मानव जाति जंगली निरीह जानवरों का शिकार करती है। वैसे वन्य जीवों के ह्रास के बहुत से कारण हैं। पहला है उनके आवास क्षेत्र का सीजन, यानी जो वन क्षेत्र हैं उन्हें लगातार हम काटते चले जा रहे हैं। दूसरा है बढ़ता हुआ प्रदूषण। तीसरा हमारा कारक हो सकता है हमारी लालच, और चौथा हमारा कारक हो सकता है हमारी मांसाहारी प्रवृत्ति। इन्हीं 4 कारणों से वन्य जीवों का अत्यधिक ह्रास हो रहा है। अब अगला प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा आप जानते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्वजनिक उद्योग। वह उद्योग जिसका नियंत्रण पूरी तरह सरकार के हाथों में होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। ये सारी जो कंपनियां हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। निजी क्षेत्र वह होता है जिसका नियंत्रण किसी कॉरपोरेट परिवार के हाथों में होती है, जैसे टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप,
अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, ये सारे ग्रुप निजी क्षेत्र में आते हैं। और कुछ होता है सहकारी, वे कंपनियां जिनका नियंत्रण किसी कुछ खास लोगों की समिति के हाथों में होता है, जैसे अमूल, सुधा, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया LIC, ये सब जो कंपनियां हैं ये सहकारी क्षेत्र की कंपनियां मानी जाती हैं। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।